वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सिलेक्शन बैच का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 45 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी। चाहे आपका SSC GD का एग्जाम हो, चाहे UP लेखपाल का एग्जाम हो, या आपका UP पुलिस का एग्जाम हो, या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला एक वलय संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है। तो वलय संरचना की बात करते हैं तो वलय संरचना जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं सबकी संरचना कैसी होती है, वलय होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि 6 कार्बन होने चाहिए और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोबेंजीन की। तो नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5NO2 होता है। नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5NO2 होता है। अगर बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5COOH होता है बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अगर फेनॉल की बात करते हैं तो फेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5OH होता है फेनॉल का रासायनिक सूत्र। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला वलय संरचना किसकी होती है, तो बेंजीन की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5NO2 होता है। और बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H5COOH होता है। और फिनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH होता है। और बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। तो बात करते हैं हम लोग प्रथम परखनली शिशु का। तो इसका जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 ईस्वी में। 25 जुलाई 1978 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रथम परखनली शिशु बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन उसका नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस ब्राउन। ठीक है, आप लोग नाम को याद रखिएगा। इसका जन्म कब हुआ था, 25 जुलाई 1978 को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है। तो कह रहा है कि किस अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, थकावट का अनुभव होने लगता है। तो बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है, जो आपका टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये नींबू में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं, ये चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। अब रह गया आपका ऑप्शन नंबर ए, तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लोग दूध पीते हैं तो कुछ देर बाद आपको नींद आने लगती है, थकावट का यानी नींद आने लगती है। ये किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन्म से पहले बच्चे का लिंग द्वारा निर्धारण किया जाता है। जो बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है वो पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। अगर बात करते हैं कुल टोटल मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपका क्या होता है, 44 आपका ऑटोक्रोमोसोम होते हैं।
जिसमें टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 आपके क्या होते हैं, ऑटोक्रोमोसोम होते हैं, और 2 जो गुणसूत्र होते हैं उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जिससे बच्चे का लिंग निर्धारण, उसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के शुक्राणुओं द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटेल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इंटेल कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिका की है, यूएसए की ये कंपनी है इंटेल कंपनी। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो कौन है, पैट गेल्सिंजर है। वर्तमान में इंटेल कंपनी के सीईओ कौन है, पैट गेल्सिंजर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, जो बाइडेन है। किस नंबर के हैं, 46वें नंबर के। और उपराष्ट्रपति कौन है, पहली बार महिला उपराष्ट्रपति वहाँ पे बनी है, कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेनिसिलिन जो एक प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग की जाती है डॉट डॉट से प्राप्त होती है। जो आपका पेनिसिलिन होता है प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग की जाती है, ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से, फंगाई से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बंदूक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाती है। इस वजन से एक बंदूक को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे धकेला जाता है। बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, बंदूक और गोली का जो न्यूमेरिकल था इससे पहले हमने बताया था। जिन लोगों ने हमारी लगातार वीडियो देखी होगी वे इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, देखिए हमने जो हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं बिल्कुल पिछले वीडियो पर आधारित होते हैं। एक वीडियो दूसरी वीडियो से जुड़ी रहती है। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको जो न्यूमेरिकल के सवाल होंगे वो आपको सही समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए। क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में करा रहे हैं, ताकि अगर बच्चा अगर हमारा लगातार वीडियो देख रहा है तो उसको पूरी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल बनाना उसे आ जाएगा, अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो इससे पहले हमने ये बंदूक और गोली वाला सवाल कराया था। तो फिर से मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ। कह रहा है कि एक बंदूक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाती है। इस वजन से बंदूक को 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे धकेला जाता है। बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, गोली का जो संवेग होगा, जो गोली का आगे की ओर संवेग होगा और बंदूक का जो पीछे की ओर संवेग होगा, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे गोली का द्रव्यमान दिया गया है और गोली का वेग दिया गया है, और यहाँ पे क्या बंदूक का वेग दिया गया है और बंदूक का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो दोनों का संवेग क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे गोली का कितना द्रव्यमान दिया है? 50 ग्राम दिया गया है, तो इसको हम ग्राम को क्या करेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे। उसके बाद गोली का जो वेग दिया गया है वो 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है, बराबर में करेंगे। बंदूक का द्रव्यमान निकालना है, बंदूक का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, और उसका वेग कितना दिया गया? 1 मीटर पर सेकंड दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 किग्रा ही आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? बस बंदूक का जो संवेग होगा, बंदूक का संवेग पीछे की ओर संवेग लगेगा और जो गोली का संवेग होगा वो आगे की ओर लगेगा। दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इस पर आप रख दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। इतनी मेहनत से हम लोग PDF बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच लाते हैं। आप लोग शेयर करने में इतनी कंजूसी करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए सदिश राशि की बात करते हैं तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आपका जो संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो क्या है, अदिश राशि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो हमसे क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, यानी विद्युत क्षेत्र गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल अर्थात E इंटू ए होगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वो अगर विद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करते हैं तो उसका मात्रक न्यूटन कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और आपका क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करेंगे तो उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यह शुद्धि आंदोलन है क्या। तो जो हमारे पहले हिंदू भाइयों को अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिया गया था, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना इस शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसको किसने शुरू किया था, दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था। बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी, और 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था, उसे बाग लगाने का बहुत बड़ा शौकीन था। वो अपने जहाँ पर रहता था उसके चारों तरफ बाग लगाना बहुत अधिक पसंद करता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सोडियम धातु के बारे में गलत है। तो सोडियम धातु की बात करते हैं तो यह पानी में तैरने वाली धातु है। जो पानी, इसका घनत्व क्या होता है, जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण ये पानी में तैरती रहती है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, ये भी सही है। यह एस ब्लॉक का तत्व है, ये भी सही है। यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये गलत है। जो सोडियम धातु आपकी है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर मुक्त अवस्था की बात करते हैं तो आपका जो सोना है, सोना और प्लेटिनम जो होता है ये मुक्त अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो आपका सोडियम है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगर इसके सोडियम के घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व कितना होता है, 971 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है सोडियम का घनत्व। डेंसिटी कितना होता है, 971 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। जो सोडियम का घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। जो ओजोन छिद्र है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं। ओजोन छिद्र किसके कारण होता है, जो आप CFC आपकी गैस होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किससे निकलती है, ये फ्रिज AC से निकलने वाली ये गैस है, जिसके कारण ओजोन परतों में छिद्र हो जाता है, यानी ओजोन परत का क्षरण होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर
ओजोन परत में जो छिद्र होता है वो क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरीन गैस के कारण सबसे अधिक क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र होता है। अगर ओजोन परत की बात करते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये ओजोन जो परत की मोटाई मापी जाती है वो किससे नापी जाती है, डॉप्सन इकाई होती है, डॉप्सन से नापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे मापी जाती है, डॉप्सन से नापी जाती है। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस होती है वो CFC होती है, जिसमें से क्लोरीन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। और ये सर्वाधिक छिद्र कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि की बात करते हैं तो वायु से गुजर सकती है, जल से गुजर सकती है, स्टील से गुजर सकती है, लेकिन निर्वात से नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती, वायु के लिए यानी गुजरने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वो गुजर नहीं सकती। इसलिए वायु, जल, स्टील में गुजर सकती है लेकिन निर्गमन नहीं कर सकती। अगर वायु में ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि की चाल, ठीक है। अगर सबसे अधिक बात करते हैं ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में होती है, उसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है, उसके बाद किस में होती है, गैस में होती है। यानी सबसे कम गैस में, सबसे अधिक किस में होती है, ठोसों में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोगों को दहाई का आंकड़ा छूना है। किसी तरह आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग एक साथ मिलकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग दहाई का आंकड़ा पार कर जाएं। अब बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा गुलाम था, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश क्या हुआ, गुलाम का गुलाम हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसको पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक 800 किलोग्राम की कार 90 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद वह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा। यानी हमसे क्या पूछा है, एफ पूछा है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, एम का मान दे दिया गया है। हमसे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा, यानी त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 90 × 5/18 करेंगे। 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25। इसका मतलब 25 - 0 बटा में समय कितना दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है। और 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, कितना हो गया 5। यानी त्वरण का आपका कितना आ गया, त्वरण बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण आपका आ गया। आपका द्रव्यमान दिया गया है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बल निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर m × a। m का मान कितना दिया गया है 800 और a का मान कितना आया है 5 आया। 8 × 5 कितना होता है 40, यानी 4000 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बल कितना निकल कर आया, 4000 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए क्या किया जाता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी होता है समय। तो आपका जो अंतिम वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाएगा। तो वहाँ से आप निकाल लेंगे अंतिम वेग आपका 0, जो आपका प्रारंभिक वेग है 0 है और समय
दिया गया 5 सेकेंड, यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे। उसके बाद F बराबर M में होता है, वहाँ पे M का मान दिया गया, A का मान निकल जाएगा, वहाँ से बल आप निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से न्यूमेरिकल को मैं लगाना सिखा दूंगा। बस हमारे साथ आप लोग लगातार बने रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि और हम लोग अधिक मेहनत करेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल के सवालों को लगाने के लिए। तो बस आप लोगों को एक काम करना है, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। जितना अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हम लोग और अच्छे से वीडियो को समझाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर रहता है, इसका रासायनिक सूत्र की अगर ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है, क्लोरीन दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चिकित्सा संबंधी संस्थाओं को कितने करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चिकित्सा संबंधी संस्थाओं को कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की थी, कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है, तो 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय रिजर्व बैंक के अगर गवर्नर की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के इस समय गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणसूत्र के बने होते हैं, यानी गुणसूत्र किनके किनके बने होते हैं। गुणसूत्र की बात करते हैं तो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से 44 क्या होते हैं आपके ऑटोक्रोमोसोम और 2 क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। 2 जो आपको सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वही बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, DNA और प्रोटीन। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA और प्रोटीन के। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीथेन के संदर्भ में कौन असत्य कथन है। तो मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। इसका आणविक सूत्र CH4 है, ये भी सही है। हवा के साथ यह विस्फोट मिश्रण बनाता है, ये भी सही है। इसकी आकृति रैखिक होती है, इसकी आकृति रैखिक नहीं होती, इसकी आकृति कैसी होती है, समचतुर्फलकीय होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसकी आकृति रैखिक है। ये कथन क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर की को कौन सी जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तत्व में परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, इसमें मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो कह रहा है परमाणु संख्या 17 दी गई है, द्रव्यमान संख्या 36 दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पर होती है, अगर आपको निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या को निकाल देंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो आपका द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 36 दिया गया है और परमाणु संख्या कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो 36 में से 17 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 19। तो आपका जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो जो वायरस का अध्ययन कहलाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। अगर कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, ये ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। और मेटालॉजी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत धातुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में स्थित है? बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगर बात करते हैं 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट बराबर होता है W/Q। यहाँ पे W क्या है? आपका कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। और Q आपका क्या? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आप कह सकते हैं 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निश्चेतक की बात करते हैं तो बेहोश करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो आप नाइट्रस ऑक्साइड होता है, हंसाने वाली गैस जिसे आप कहते हैं लाफिंग गैस, उसका प्रयोग क्या किया जाता है? निश्चेतक अर्थात बेहोश करने में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2O, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसी को क्या हम कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो आपके अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। लव एंड रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर होगा। यानी जब एक जहाज जो है नदी से समुद्र में जाता है तो नदी का जो जल होता है वो हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। और समुद्र का जल जो होता है खारा होता है, अर्थात भारी होता है। जब हल्के से भारी में जाते हैं तो उस समय क्या होता है? जहाज थोड़ा ऊपर की ओर थोड़ा उठ जाता है, यानी ऊपर की ओर तैरने लगता है। जैसे ही आप भारी से हल्के में आएंगे तो जहाज क्या होगा? थोड़ा नीचे की तरफ दबकर तैरेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, यानी ऊपर की तरफ होकर तैरेगा। हल्का से भारी में जैसे ही जाएंगे तो जहाज थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित युग्म में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? यानी कह रहे हैं किसका विमीय सूत्र समान नहीं है। देखिए यहाँ पे भारत दिया है, यहाँ पे भारत नहीं भार होगा, ठीक है, यहाँ पे भार होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है किसका विमीय सूत्र समान नहीं है। सबसे पहले आपको इन सभी का विमीय सूत्र मालूम होगा, तभी ना आप इसमें छाट पाएंगे किसका समान है किसका नहीं। बल की बात करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन आप लेकर चलते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T⁻² होता है। और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का जो विमीय सूत्र होता है mL/1 T⁻² होता है। यानी बल का विमीय सूत्र mL/T⁻²। और दाब का जो मात्रक होता है या विमीय सूत्र होता है mL/1 T⁻² होता है। तो इन दोनों का पहले ही क्या होगा? दोनों का विमीय सूत्र समान नहीं है। अगर कार्य एवं ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL² T⁻² होता है।
कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T⁻² होता है। अब आता है आपका आवेग एवं संवेग। आवेग एवं संवेग की बात करते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻⁻1 होता है। आवेग एवं संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻⁻1 होता है। अगर अब बात करते हैं भार एवं बल का, बल का भी हमने बताया विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻², और भार का भी वही होता है ml T⁻²। इसमें किसका समान नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को इन सभी का विमीय सूत्र बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो बल की अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻² होता है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻² होता है। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T⁻² होता है। अगर बात करते हैं आवेग एवं संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेग एवं संवेग का विमीय सूत्र ml T⁻² होता है। और भार एवं बल का विमीय सूत्र ml T⁻² होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल एवं दाब का विमीय सूत्र बराबर यानी एक समान नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 0.01 किलो की खिलौना बस की गति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है, इसका संवेग कितना होगा। इसमें संवेग पूछा गया है, आप लोग इसको सॉल्व करके पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे लगाया जाता है। तो देखिए संवेग पूछा, संवेग क्या होता है, P बराबर होता है m/v होता है। m का मान कितना दिया गया है, 0.01 किलो दिया गया है, और आपकी वेग कितना दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीपल करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.01 × 5 जैसा ही कराएंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0.05 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0.05 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, थायराइड ग्रंथि की खराबी का कारण क्या हो सकता है। तो थायराइड ग्रंथि किसके कारण यानी किसकी कमी के कारण खराब हो जाती है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर हम आपसे पूछें कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डाट के कारण होता है। यानी किसके कारण होता है, जब हम पत्तियों पेड़ की शाखाओं को तेज़ी से हिलाते हैं तो उसमें से पत्तियां क्या हो जाती हैं, टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। ये किसके कारण होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अगर गति में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। तो आप जब शाखाओं को हिलाते हैं तो इसका मतलब कि आप बाहरी बल लगा रहे हैं। जैसे ही बाहरी बल लगाते हैं तो जो वस्तु स्थिर थी वो स्थिर रहना चाहती है, उसका विरोध करती है, जिसके कारण वह टूटकर नीचे गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, धरती के टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किग्रा द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, हमें गतिज ऊर्जा दे दी गई है और द्रव्यमान दे दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया गया है। ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh बराबर गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का मान दे दिया गया है 400 जूल, और द्रव्यमान का मान दे दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का। तो दोनों जो स्थितिज ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, तो बराबर होगी तो अगर गतिज ऊर्जा कितना दिया गया है 400 जूल दिया गया, 400 जूल दे दिया गया है, और आपका द्रव्यमान 2 किलो दे दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण 10 दिया गया है, और ऊंचाई आपसे पूछा है
तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 20 आएगा, तो एच का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है mgh, जो स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी आसान तरीके से न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं बताएगा, बस हमारे साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए। आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना हम आपको सिखा देंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब 8 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? यानी इसमें हमें क्या पूछा है, बल का परिमाण पूछा है। इससे पहले मैंने ये ऐसे क्वेश्चन करार रखे हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो में रेगुलर बने रहिए। मैंने अब तक 6, इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिए। 7 वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, एक बार जाकर जरूर देखें। उसकी प्लेलिस्ट बनी है सिलेक्शन बैच की, उनको आप लोग सीरियल से देखते आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने ये सवाल इसी वीडियो में बताया है, और इससे पहले भी मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आप त्वरण का मान निकालेंगे। त्वरण का मान क्या होगा, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है आपका 9 है, प्रारंभिक वेग कितना है 4 है, और समय कितना दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है। तो 9 में से 4 जाए कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। 5 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी त्वरण का मान आपका कितना आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आपका द्रव्यमान दिया गया है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए अब हमसे पूछा क्या है, बल पूछा है। तो F बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए होता है। m का मान कितना दिया गया है 8, और a का मान कितना आपका आया है 5/2 आया था। 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। 2 से डिवाइड करेंगे कितना का 2 चौक को 8, 4 का गुणा करेंगे 5 में 4 5 20। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, 20 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं इसमें करना है बिल्कुल। सबसे पहले आप इसमें से क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए क्या किया जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, वहाँ से त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण जैसे ही निकालेंगे, द्रव्यमान का आपका मान दिया ही गया है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, वहाँ से बल निकाल लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा है को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। सबसे पहले बात करते हैं डायनामो की। डायनामो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आपका डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो आपका हीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और आपकी जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आपका मोटर होता है वो भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऊष्मा किस प्रक्रिया में से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो आपका जो रेडिएशन प्रक्रिया होता है, जैसे विकिरण कहते हैं, उसमें सबसे तेजी से होता है, और सबसे कम किस में होता है, चालन विधि से होता है। ये ठोसों में होता है, ये द्रव और गैसों में होता है, ये निर्वात में होता है। इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका वायुमंडल गर्म होता है, वो जो प्रकाश आती है तीव्र गति से पृथ्वी पर, वो किसके कारण होती है, विकिरण के कारण। और गर्म किसके कारण होता है, संवहन विधि के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल गर्म किसके कारण होता है, संवहन विधि के कारण गर्म होता है, और जो प्रकाश आता है किसके कारण होता है, विकिरण के कारण आता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है।
तो सही मिलान नहीं है। तो टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, सही है। फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, ये भी सही है। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो ये खट्टे दूधों में पाया जाता है, ये भी सही है। अगर ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं, ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया? नींबू दिया गया है। नींबू में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मिलान सही नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन व्याख्यात करता है। यानी जब मान लीजिए ये गिलास है, इस पर आप कोई कार्ड रखे हैं, इस पर कोई कार्ड रखे हैं, जैसे ही इस पर कार्ड पर एक सिक्का रखा गया है, जैसे ही इसको आप उंगलियों से धक्का देते हैं तो ये कार्ड हट जाता है और सिक्का जो होता है वो गिलास में गिर जाता है। ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि जैसे ही आप कार्ड पर धक्का देते हैं तो कार्ड आप गतिज अवस्था में आ जाता है और जो उस पर रखा हुआ सिक्का जो होता है वो स्थिति, पहले तो स्थितिज अवस्था में था, जैसे ही आप धक्का देते हैं वो गतिज अवस्था में आ जाता है, उसका विरोध करने लगता है और उस जिसके कारण वह गिलास में गिर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी ओजोन परत की क्षरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका जो CFC गैस होता है, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो क्या कहता है? ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसी के कारण क्या होता है? ओजोन परत का क्षरण होता है। जो CFC गैस होता है ये किससे स्रावित होता है? जो आपका फ्रिज होता है, फ्रिज या AC जो लगे होते हैं आपके घरों में, उससे जो गैसें निकलती हैं वे ओजोन परत को क्षरण यानी हानि पहुंचाती हैं। अगर ओजोन परत की मोटाई की बात करते हैं, किससे मापी जाती है? तो डाप्सन से। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन होती है। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CH4 होता है, CH4 होता है। इस मीथेन सबसे अधिक मात्रा में गोबर गैसों में पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? इसकी अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो ये वायुमंडल को गर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, कल्हणकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? जो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें किसका इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोने के आभूषण बनाते वक्त सोने में किस धातु की अशुद्धि मिलाई जाती है? यानी जो आपका सोने का आभूषण होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें क्या अशुद्धि मिलाई जाती है? किस चीज़ की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो आपका जो कॉपर होता है उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध सोने की बात करते हैं तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रिस्टलीय धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो धावन सोडा की बात करते हैं, धावन सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O। तो हमसे इसमें जल का अणु पूछा है, कितने जल के अणु होंगे? तो 10 जल के अणु होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग धावन सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो राष्ट्रगान की बात करते हैं तो पहला देश कौन है? जापान है। तो आपका जो जापान देश है राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश है। अगर बात करते हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो आपका जो न्यूजीलैंड है विश्व का पहला देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो है। टोक्यो में ही ओलंपिक का 32वां संस्करण खेला गया जिसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रहा था, 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, पहले स्थान पर आपका अमेरिका था, दूसरे पर चीन था, तीसरे पर जापान था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त में मधुमेह के लिए किस शर्करा की मात्रा उत्तरदायी है? जो रक्त में मधुमेह होता है किस शर्करा के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका जो ग्लूकोज होता है, रक्त में जब मधुमेह होता है तो इसकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 में विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? जो 2021 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया था, उसमें जितने भी ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी थे उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक टीम। वो भी जिन लोगों ने पदक जीता था उन्हीं लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था समारोह में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल। और अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगर ओलंपिक की बात करते हैं, भारत ने इस ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा। अगर शुभंकर की बात करते हैं, इसका शुभंकर कौन था? मिराई तोवा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन था? मिराई तोवा था। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें करेंट अफेयर्स, जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित थे। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।